हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में। आज हम अल्कोहल के उपयोग के बारे में बातें करने वाले हैं और ईथर की जो विधियां हैं निर्माण की उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली ईथर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम अल्कोहल के कुछ उपयोग देख लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल के उपयोग से भी कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। देखिए, अल्कोहल के उपयोग में हमारे पास मेथनॉल और एथेनॉल दो ही के उपयोग दिए हुए हैं, ज़्यादा के बारे में बातें नहीं की गई हैं, तो हम सिर्फ उतनी ही बातें करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेथनॉल। ये मेथनॉल की स्ट्रक्चर है जो आपने देखी हुई है, काफ़ी रिएक्शंस में हमने देखी है। इसे कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोट कीजिएगा, इसे कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है। और इसे सबसे पहले लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया था, इसीलिए इसको कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया गया था। लकड़ी मतलब कास्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, लकड़ी का मतलब कास्ट से ही है। वर्तमान में देखिए, ये तो पहले था कि पहले किस तरह से मेथनॉल बनाया जाता था, तो इसलिए उसे कास्ट स्पिरिट कहा गया। लेकिन वर्तमान में क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या रिडक्शन कराया जाता है, यानी कि अपचयन कराया जाता है। और ये जो अपचयन है, देखिए कितनी उग्र परिस्थितियों में होता है। 200 से 300 एटीएम प्रेशर लेना पड़ता है, बहुत, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते हो 1 एटीएम प्रेशर होता है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और यहाँ पर 200 से 300 एटीएम प्रेशर लिया गया है, यानी दाब लिया गया है। टेम्परेचर आप देख सकते हो 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर लिया गया है, तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो जिंक है, जिंक ऑक्साइड है, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है रिएक्शन डाइक्रोमिक ऑक्साइड में, तो फिर हमको मिलता है मैथेनॉल। क्या मिलता है? मैथेनॉल। मैथेनॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है, रिएक्शंस में काफ़ी उपयोग में आता है। फॉर्मिक एसिड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो काफ़ी उपयोग है इसका, इसलिए मैथेनॉल बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखते हैं, देखिए मैथेनॉल जो होता है क्या है? एक रंगहीन द्रव है। क्या है ये? रूम टेम्परेचर पर द्रव होता है। और कैसा होता है? रंगहीन होता है। इसका जो क्वथनांक है वो 337 केल्विन होता है। कितना होता है? 337 केल्विन का क्वथनांक होता है। और ये एक बहुत ही अत्यंत विषैली गैस है, मतलब गैस के रूप में बहुत ज़्यादा क्या होती है, ये एक बहुत अत्यंत विषैली गैस है, जिसके कम सेवन से क्या होता है? अंधापन आ जाता है। अगर आप इसको कम मात्रा में इसका सेवन करते हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंधापन आ जाएगा। और अगर आप इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हो, हम नहीं मानते हो, नहीं मुझे बार बार पीना है, तो फिर आपकी मृत्यु तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो कम मात्रा में सेवन कीजिए, अंधेपन का शिकार हो जाइए, अधिक मात्रा में सेवन कीजिए और मृत्यु का शिकार हो जाइए, तो जैसी आपकी मर्जी। मतलब ये विषैली हमारे शरीर के लिए नहीं बनी है, तो कृपया करके इससे दूर रहें, है ना। उसके बाद बात करें तो ये होता क्यों है अंधापन? ये होता है इसलिए क्योंकि जो ये मैथेनॉल है फॉर्मिक अम्ल में बदल जाती है, और फॉर्मिक अम्ल हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होता है, ठीक है। ये क्या है? फॉर्मिक अम्ल, या इसे हम मैथेनोइक अम्ल भी कह देते हैं। ये लीजिए, ये हो गया आपका फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद बात करें तो इसका जो यूज है, इसका उपयोग किया जाता है पेंट में और वार्निश में विलायक के रूप में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक विलायक होता है एक तरह से, तो विलायक में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसके द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण भी किया जाता है। मतलब ये मैथेनॉल है, CH3OH, और इसका यहाँ हो जाता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होने से क्या बन जाता है? यहाँ पर HCHO। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड से हम, जैसे हमने कहा कि हम फॉर्मिक अम्ल भी बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब बातें थी किसके बारे में? मैथेनॉल के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं एथेनॉल। एथेनॉल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, स्पेशली अल्कोहल है ये। इसी को अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, इसी को जनरली हम अल्कोहल कहते हैं, याद रखना। हालांकि अल्कोहल अपने आप में एक अलग समूह है कार्बनिक यौगिकों का, लेकिन जनरली हम जिस अल्कोहल के बारे में बात करते हैं वो एथेनॉल होता है। जब भी बात करते हैं अल्कोहल की तो लोग शराब पीने वाले की बात करते हैं, लेकिन जब बच्चों से पूछा जाता है कि अल्कोहल का फॉर्मूला बताइए, कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसे बताएं, है ना, तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो अल्कोहल जो पीने वाली बात होती है वो एथेनॉल के बारे में होती है। आपको याद होना चाहिए कि जो ये एथेनॉल है इसे शराब भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? शराब। जो आप देखते हो जो दारूबाज जो होते हैं, जो दारू पीते हैं, वो इसी को पीते हैं, मतलब दारू भी इसी का नाम है। तो ये एथेनॉल है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना।
अब इतना इम्पोर्टेंट है कि आप देखते ही हो कि लाइनें लगती हैं दारू पीने के लिए, बहुत ज़्यादा लाइनें लगती है। और आज के समय में गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाती है गवर्नमेंट, और दुकानों से घर भी बर्बाद हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इतना इम्पोर्टेंट है, तो बनाया देखिए किस तरह से जाता है। इसको औद्योगिक स्तर पर, कम खर्चा चाहिए औद्योगिक स्तर पर बनाने के लिए, तो औद्योगिक स्तर पर इसको बनाया जाता है किण्वन के द्वारा। याद रखना, किण्वन का मतलब होता है जो शर्करा होते हैं उसका अवायवीय परिस्थितियों में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, वही किण्वन है। और ये इनकम्प्लीट होता है, मतलब पूरी तरह से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर एक शर्करा है, इसको सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम सुक्रोज कहते हैं। और ये जो सुक्रोज है इसको इच्छु शर्करा भी कह देते हैं कभी कभी, है ना। तो ये भी आपको नाम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको क्या कह देते हैं। इसको इच्छु शर्करा भी कह देते हैं, है ना। इसको एक इन्वर्टेज एंजाइम है, इस एंजाइम की उपस्थिति में रखने पर यह बदल जाता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। याद रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणुसूत्र समान है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ग्लूकोज का C6H12O6 है और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 है। तो ये दोनों क्या है? दोनों ही आइसोमर है। आइसोमर मतलब समाअवयवी हैं। क्या है ये? क्रियात्मक समाअवयवी हैं, स्पेशली समाअवयवी। ठीक है, ये समाअवयवी एक दूसरे के, क्यों? क्योंकि इनके अणुसूत्र समान है। अब जो होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल सकता है, एक दूसरे में बदल सकते हैं। यहाँ पर जनरली जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें बदल जाता है एथेनॉल में और CO2 में, है ना। इसमें बदल जाता है ये। तो यहाँ से हमको मिलता है एथेनॉल। देख रहे होंगे आपको 2 अणु इसके, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ऐसा होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका अपघटन पूरी तरह नहीं हुआ है, अपूर्ण अपघटन हुआ है। जहाँ पर अगर पूरी तरह से इसका अपघटन होता, याद रखना, अगर ग्लूकोज का पूरी तरह अपघटन होता तो यहाँ पर CO2 प्लस में जल के अणु बनते हैं ना, और यहाँ पर जो 6CO2 के अणु बनते हैं, लेकिन यहाँ 2 ही अणु बन रहे हैं। तो ये है कंप्लीट अपघटन जो आपके सामने है। और किण्वन क्या होता है? इनकम्प्लीट, यानी अपूर्ण अपघटन होता है। याद रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रक्रिया को करने के लिए यीस्ट जो है, यीस्ट एक कवक है, ये एक कवक है। आप खैर आपके लिए केमिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कवक का, हालांकि बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कवक का पता होना ज़रूरी है। ये एक कोशिकीय कवक है। ठीक है, तो यीस्ट एक कवक है और कवक के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, याद रखना, अभी हमने कहा था कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनुक्रिया होती है और जिसके किण्वन होता है, और किण्वन से क्या बनाया जाता है? एथेनॉल बनाया जाता है, C2H5OH। और इस तरह से क्या बनाया जाता है? आपने देखा होगा कि जो अंगूर है, तो कहते हैं कि अंगूर से शराब बनाई जाती है। तो अंगूर से कैसे बनाई जाती है? कि अंगूर में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है। सुक्रोज को पहले इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बदलते हैं, फिर जाइमेज एंजाइम से। अब ये जो इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम है, ये ईस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों को साथ रखा जाता है और इनको पीसा जाता है, जिससे क्या होता है कि जो इसकी भित्ति है अंगूर की, ये हट जाती है, जिसके कारण ये जो सुक्रोज है ये ईस्ट के संपर्क में आता है। और ईस्ट क्या करता है? फिर वहाँ पर एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। जाइमेज और इन्वर्टेज ये एंजाइम है, इनका सिक्रेशन करता है। इनके सिक्रेशन से क्या होता है? फिर किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से किण्वन की प्रक्रिया होती है और किण्वन के द्वारा एथेनॉल बनता है और इस एथेनॉल का उपयोग मार्केट में किया जाता है, दारू में। ठीक है, देखिए जो एथेनॉल है ये भी एक रंगहीन द्रव्य जैसे मेथेनॉल था। इसका टेम्परेचर क्वथनांक जो है वो 351 केल्विन है, यानी कि ये जो है मेथनॉल से थोड़ा सा ज़्यादा क्वथनांक रखता है, वो 337 था, ये 351 है। इसका उपयोग भी कार्बनिक विलायक के रूप में होता है, पेंट उद्योग में विलायक के रूप में होता है और कार्बनिक अलग अलग कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है, जो कि हम जानते हैं। अगर इससे हम एल्केन बना सकते हैं, इससे हम एल्किल हैलाइड भी बना सकते हैं और इससे हम एसिटिक एसिड बना सकते हैं, जो सिरका होता है किचन में खाने में उसका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारे यौगिक इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एथीन भी इससे बनाया जा सकता है। देखिए अब है कि अल्कोहल का विकृतीकरण। अब क्या है कि अल्कोहल का इतना ज़्यादा, यानी एथेनॉल का, ठीक है, शराब का, इसका उपयोग इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग इससे क्या हो रहे हैं? बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं लोगों के। तो अभी ज़रूरी भी है, डॉक्टर्स भी कुछ परिस्थितियों में इसको
रेफ़र करते हैं कि भैया इसको ठीक है, इसका सेवन आप कम मात्रा में कर सकते हैं। हम देखते हैं फौजी इसका उपयोग करते हैं, उनके तो ज़रूरी है, काफ़ी जगह इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन लोग इसका उपयोग लिमिट से ज़्यादा करते हैं। लोग इसका उपयोग लिमिट से ज़्यादा ना करें, इसलिए क्या किया जाता है, देखिए इसमें एक रंग उत्पन्न करने के लिए कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है, जिससे हल्का नीला कलर आ जाता है, ठीक है। और इससे जो दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है, पिरिडीन। पिरिडीन क्या है, एक क्षार है, क्या है ये, याद रखना, पिरिडीन एक क्षार है। तो पिरिडीन क्षार इसमें मिक्स किया जाता है ताकि इससे बदबू आए। हम जानते हैं कि जो दारू पीते हैं उनसे बदबू आती है, बदबू तो आप जानती होंगे, है ना, बदबू, बदबू अच्छी स्मेल नहीं है, बदबू आती है ना, तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है, पिरिडीन। तो जब अल्कोहल में कॉपर सल्फेट और पिरिडीन मिला दिया जाता है तो इसका क्या हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एथेनॉल की अधिक मात्रा एथीन के जलयोजन द्वारा प्राप्त होती है। एथीन पर आप क्या कराते हो, जलयोजन कराते हो, यानी कि और वो अम्लीय परिस्थितियों में रिएक्शन हम देख चुके हैं, तो कॉमन बात है। बाकी इसका हार्मफुल इफेक्ट है, और वो क्या होता है, ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है, जिसके कारण थोड़ा हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता भी कम होती है। तो ये उपयोग थे हमारे किसके, अल्कोहल, स्पेशली मेथेनॉल के और एथेनॉल के उपयोग थे। अब बात करते हैं ईथर के बारे में, है ना, ईथर ईथर ईथर, ठीक है, ईथर के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एलिफेटिक ईथर है, दोनों एल्किल ग्रुप हैं, एलिफेटिक ईथर। और यहाँ पर जो ये आपको ईथर दिख रही है एरोमेटिक ईथर, दोनों एरिल समूह हैं, ठीक है, एरोमेटिक ईथर। इसकी जनरल बातें हम पहले ही कर चुके हैं, इसका नामकरण कर चुके हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, सब के बारे में हम पहले ही बातें कर चुके हैं, तो उन पर हम वापस नहीं जाएंगे। आज हम इसके बारे में इसकी जो निर्माण की विधियाँ केवल उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो निर्माण की विधियाँ देखिए किस तरह से ईथरों का निर्माण किया जाता है, उस पर डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहली विधि जो है वो है अल्कोहलों के निर्जलन से, मतलब अल्कोहल से जल का अणु निकालना है। क्या करना है, अल्कोहलों के निर्जलन से। अब आप देख लीजिए कि अभी हमने पिछली रिएक्शन में देखा था कि जो एथीन है उन पर अगर जलयोजन कराते हो आपको अल्कोहल मिल जाता है। अगर आपने क्या कर दिया यहाँ पर अल्कोहल वो कर दिया है, अल्कोहलों का निर्जलन कर दिया है, तो उससे होता है। अब देखिए अल्कोहलों का निर्जलन से हमको क्या मिलता है, हमको दो तरह की रिएक्शन होने की संभावना है अल्कोहलों के निर्जलन से। एक, अगर आपने ये आपको एक अम्ल लेना पड़ेगा, याद रखना, एक अम्ल लेना पड़ेगा, कोई भी अम्ल ले सकते हो, H3PO2 भी ले सकते हो आप, ठीक है, H3PO2 भी ले सकते हो आप। बाकी आपको अम्ल लेना पड़ेगा। यहाँ पर टेम्परेचर का बड़ा खेल है, थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तापमान। इस रिएक्शन में तापमान का एक महत्वपूर्ण रोल है। क्या रोल है, देखिए, अगर आपने टेम्परेचर हल्का सा ज़्यादा कर दिया तो आपको एथीन मिल जाएगा, मतलब आपको ईथर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर ठीक ठाक रखा तो फिर आपको ईथर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ईथर। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ, अगर आपने 443 केल्विन तापमान लिया तो आपको एथीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एथीन मिल जाएगा। मतलब जिस एथीन पर आपने जलयोजन किया था उससे आपने अल्कोहल बनाया था और उसी का आपने निर्जलन कर दिया तो आपको एथीन मिल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को स्टेबल रखा तो आपको ईथर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आपको ईथर मिल जाएगा। एथोक्सी एथेन कहते हैं। और जो ईथर होता है वो क्रियात्मक जो श्रेणी है, सबसे कम सक्रिय क्रियात्मक समूह, याद रखना, है ना, आपके रिएक्शंस में प्रतिस्थापन अभिक्रिया में काफ़ी योगदान देता है। सबसे कम ऊपर ही लिख देते हैं ईथर के पास में, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कहाँ गए, यह है सबसे कम सक्रिय यौगिक है, ठीक है, या क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह ज़्यादा सही रहेगा, क्रियात्मक समूह।
क्रियात्मक समूह है। ठीक है, सबसे कम सक्रिय, याद रखना, जो क्रियात्मक समूह की श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी जिसे कहते हैं, उसमें सबसे कम सक्रिय होता है। अब देखिए इसकी क्रियाविधि देखते हैं कि किस तरह से इसकी क्रियाविधि होती है। इसकी क्रियाविधि 3 चरणों में यहाँ पर संपन्न होने वाली है। देखते हैं किस तरह से होती है। सबसे पहला जो चरण होता है उसमें क्या होता है, प्रोटोनित अल्कोहल का निर्माण होता है। अब आप जानते हो कि प्रोटॉन कहाँ से आएगा, जैसे हमने ये लिया H2SO4, इससे क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से एक HSO4 माइनस प्लस एक H प्लस यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। तो ये जो H प्लस ये हमने यहाँ रख दिया, इसको किसके साथ रख दिया है, ये अल्कोहल के साथ रख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास बहुत गरीब है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देती है तो ये बन जाता है प्रोटोनित अल्कोहल। क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्रोटोनित अल्कोहल बन जाता है। अब देखिए प्रोटोनित अल्कोहल बन गया, किसका निर्माण हो गया, यहाँ पर प्रोटोनित अल्कोहल का निर्माण हो गया। अब देखो क्या करता है, ये जो आपको दिख रहा है प्रोटोनित अल्कोहल, इस पर क्या होता है, जो दूसरा अल्कोहल है वो क्या करता है, यहाँ पर नाभिक स्नेही के रूप में अटैक करता है कार्बन पर। याद रखना, किसके रूप में अटैक करता है, नाभिक स्नेही के रूप में अटैक करता है। तो जब ये नाभिक स्नेही के रूप में अटैक करता है तो यहाँ पर होता क्या है कि इसी चरण में हमको संक्रमण अवस्था देखने को मिलती है, जो कि हम यहाँ नहीं बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संक्रमण अवस्था आती है। क्या आती है, संक्रमण अवस्था आती है, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ये SN2 क्रियाविधि को फॉलो करती है या अभिसरण करती है ना। ये यहाँ पर कैसे अटैक करता है, ये यहाँ पर करता है नाभिक रागी के रूप में। किसके रूप में, नाभिक रागी के रूप में। किस पर अटैक करता है, ये इस प्रोटोनित अल्कोहल पर। जब ये प्रोटोनित अल्कोहल पर आक्रमण करता है तो ये वाला जो बंध है यहाँ टूटता रहता है, और यहाँ पर कार्बन, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है और ये वाला बंध बनने को रहता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ से जलकाणु निकल जाता है, ये निकल गया जलकाणु, और ये बन जाता है, इसको हम कह सकते हैं प्रोटोनित ईथर। क्या कह सकते हैं, इसको हम प्रोटोनित ईथर बन जाता है। उसके बाद देखो क्या होता है, जल का निष्कासन, और हम यहाँ कह सकते हैं नाभिक रागी का आक्रमण, है ना। नाभिक रागी का आक्रमण इस चरण में होता है। किस पर होता है, प्रोटोनित अल्कोहल पर होता है, याद रखना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाता है। ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे कर जाता है ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन ले रखा है। यहाँ से H प्लस निकल जाता है, और ये H प्लस हम जानते हैं, यहाँ H प्लस साथ में होता है HSO4 माइनस, जो कि बनाते हैं फिर यहाँ पर H2SO4। मतलब जो H प्लस उधार लिया गया था H2SO4 से, वो वापस उसे लौटा दिया जाता है। इस तरह से अभिक्रिया होती है और हमको हमारा प्रोडक्ट मिल गया है ईथर। अब देखिए इस क्रियाविधि की खास बात यह है कि यहाँ पर क्या होता है, ये अभिक्रिया विधि SN2 क्रियाविधि को फॉलो करती है। किसको करती है, SN2। अब SN2 को फॉलो करती है तो हमने देखा कि ये संक्रमण अवस्था बनेगी, और संक्रमण अवस्था जब बनेगी तो यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक होगा, इस कार्बन पर नाभिक रूप। अब इस कार्बन पर अटैक होगा तो ये इस कार्बन पर क्या है, प्रतिस्थापी जो समूह है, या फिर हम कहें एल्किल समूह कम से कम होने चाहिए। अगर इस पर मान लो ज़्यादा एल्किल समूह होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्या समस्या उत्पन्न हो जाएगी, त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाएगी, और इस पर आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ये जो विधि है, निर्जलन की विधि है जो अल्कोहलों की, यहाँ से क्या होता है, प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथरों का निर्माण होता है केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त। याद रखना, क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो एल्किल ग्रुप अगर वहाँ होगा तो उस पर आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमको केवल प्राथमिक एल्किल समूह वाले युक्त ईथर ही यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ये विधि है, और इस तरह से हमने ईथर का निर्माण कर लिया। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मैकेनिज्म देखी है, रीज़न पता किया है। क्योंकि SN2 में क्या होता है, संक्रमण अवस्था होती है, आक्रमण होता है नाभिक स्नेह का, और जब भी नाभिक स्नेह का आक्रमण होता है तो वो नाभिक स्नेह अपना आक्रमण सोच समझ के उचित परिस्थितियों में करता है। कहीं बाधा ज़्यादा हो गई तो फिर वो आक्रमण करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा जो यहाँ पर विधि है
ईथरों को निर्माण की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन ईथर संश्लेषण यहाँ कहा जाता है, और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली एक इम्पोर्टेंट विधि है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में बार बार ये पूछी जाती है, विलियमसन ईथर संश्लेषण को समझाइए। विलियमसन ईथर संश्लेषण, या ईथर को भी हटा देते तो विलियमसन संश्लेषण क्या है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको आपको इम्पोर्टेंट की लिस्ट में शामिल कर लेना है। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट सेक्शन ये हो जाती है। इसकी देखिए खास बात देखिए, यहाँ पर हमको सम्मित और असम्मित दोनों तरह की ईथर मिलने वाली है, सम्मित भी मिल सकती है और ईथर भी। अभी जो पिछली रिएक्शन देखी थी हमने देखा था कि हम केवल प्राथमिक एल्किल समूहयुक्त तो ईथर ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बंधन नहीं है कि आप प्राथमिक एल्किल समूहयुक्त ईथर ही बनाए, द्वितीयक भी बना सकते हो, तृतीयक भी बना सकते हो। इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है RX है, मतलब एल्किल हैलाइड है, इस पर आक्रमण होता है एल्कोक्साइड आयन का। किसका आक्रमण होता है? एल्कोक्साइड। और याद रखना एल्कोक्साइड आयन भी यहाँ पर नाभिक रागी के रूप में ही अटैक करता है, और इससे फिर क्या होता है, यहाँ पर ईथर बन जाता है और साथ में NaBr, क्या NaBr सोडियम ब्रोमाइड या फिर हैलाइड, क्योंकि अभी ब्रोमाइड हमने लिया नहीं है, यहाँ हैलाइड आ जाता है, ये निकल जाता है। इसकी अगर क्रियाविधि की बात करें तो ये भी SN2 क्रियाविधि फॉलो करता है, मतलब यहाँ भी संक्रमण अवस्था आती है ना। तो जब ये इस पर आक्रमण करता है तब संक्रमण अवस्था आती है। इसमें जो एल्किल हैलाइड है वो हमको प्राथमिक हैलाइड लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इस पर होगा नाभिक रागी का आक्रमण, और नाभिक रागी का अगर आक्रमण होगा तो वहाँ पर त्रिम बाधा कम होनी चाहिए, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड ही लेना पड़ेगा। लेकिन जो एल्कोक्साइड आयन है वो इस पर आक्रमण करता है, और एल्कोक्साइड जो आयन है उसको हम तृतीयक ले सकते हैं। ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये है तृतीयक एल्कोक्साइड आयन, याद रखना एल्कोक्साइड आयन, सोडियम एल्कोक्साइड आयन है और ये तृतीयक है, ये आपको यहाँ ध्यान देना, ठीक है। लेकिन जो एल्कोक्साइड आयन है उसको तो हम तृतीयक ले सकते हैं। चलो माना कि हम प्राथमिक हैलाइड लेंगे, क्योंकि भैया जो नाभिक रागी है वो डरपोक है, वो केवल प्राथमिक हैलाइड पर ही अटैक करेगा, द्वितीयक तृतीयक पर अटैक नहीं करता है, बहुत धीमा करता है ना। तो वो बड़ा असंभव वाली बातें आ जाएंगी। तो इसीलिए हम लेंगे ये तो प्राथमिक हैलाइड लेंगे, लेकिन हमारे पास ये मजबूरी तो नहीं है ना कि हम यहाँ पर तृतीयक एल्कोक्साइड आयन ना लें, यहाँ तो ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिया जाता है? तृतीयक एल्कोक्साइड आयन लिया जाता है, और तृतीयक एल्कोक्साइड आयन लेने पर हमको इस तरह से क्या मिलता है, मिल जाता है एक असम्मित ईथर। असम्मित ईथर की बात करें तो ये, अब इसका अगर आप नामकरण करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा मेथॉक्सी, ठीक है, और मेथॉक्सी में हमको नंबर देना पड़ेगा, याद रखना, ये हो जाएगा मेथॉक्सी। नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3, ठीक है। तो मेथॉक्सी मैथिल है ना, 2 पर है, 2 मेथॉक्सी मैथिल ईथर। मैथिल पहले आएगा आई थिंक, है ना, इसको रिवर्ट कर लेना, ये फर्स्ट ये सेकंड, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो गया आपको नाम में, बट समझ में आ गया होगा नाम, है ना, दे भी सकते हो प्रोपेन। तो क्या होगा, 2 मेथिल 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। तो ये क्या हो गया, हमको असम्मित ईथर मिल गई। एक तरफ है हमको मैथिल समूह मिला है, तो दूसरी तरफ हमको तृतीयक समूह मिला है वो एल्केन का, ठीक है। और ये सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर क्या कहा हमने कि प्राथमिक हैलाइड के स्थान पर हम तृतीयक हैलाइड लेने पर विलोपन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? विलोपन अभिक्रिया होगी। याद रखना, विलोपन अभिक्रिया हमने पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि विलोपन अभिक्रिया होने से क्या होता है, एल्कीन बनता है। याद रखो, सेट-जेफ का नियम भूलना मत, ठीक है, वो होता है। अगर हम क्या लेते हैं, तृतीयक हैलाइड लेते हैं, कंडीशन है, और तृतीयक हैलाइड लेने पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाभिक रागी तृतीयक हैलाइड पर अटैक नहीं कर पाता है, और क्या बनते हैं इससे? एल्कीन का निर्माण होता है। देख लेते हैं किस तरह से। ये हमने ले लिया है कौन? तृतीयक हैलाइड, और ये हमने ले लिया है प्राथमिक एल्कोक्साइड आयन लिया है।
जब इस पर आक्रमण होता है तो यहाँ से क्या निकल जाता है, यहाँ से एक HBr निकल जाएगा, है ना। क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक HBr निकल जाता है, लेकिन HBr हाइड्रोजन के साथ ना जाकर सोडियम के साथ जाना पसंद करता है और जो H है वो इस एल्कोक्साइड आयन के साथ जुड़कर अल्कोहल बना लेता है, तो ये बन जाती है एल्कीन। तो ये क्या, कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये विलोपन। विलोपन अभिक्रिया से क्या होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। याद होगा आपको, याद होगा ना, ठीक है, बीटा विलोपन अभिक्रिया, ठीक है, उसी तरह की अभिक्रिया। वैसा होता क्यों है, क्योंकि जो एल्कोक्साइड आयन है, अगर आपने ले लिया है तृतीयक एल्किल हैलाइड ले लिया है, तो अब नाभिक रागी को क्या पता चला कि यार यहाँ आक्रमण मुश्किल है, तो अब वो आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन आक्रमण ना करने के स्थान पर वो अपना दूसरे गुण का उपयोग करता है। तो यहाँ पर हमने पहले पढ़ा भी हुआ है नाभिक रागी प्रतिस्थापन वर्सेस विलोपन। तो नाभिक रागी यहाँ पर दो व्यवहार दर्शाता है, या तो नाभिक रागी की तरह व्यवहार कर सकता है या फिर वो प्रबल क्षारक के रूप में भी व्यवहार कर सकता है। याद रखना, हमने कहा है कि एल्कोक्साइड जो आयन है, ये जो आयन है एल्कोक्साइड आयन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार होता है उससे भी अधिक क्षारी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इससे भी प्रोटॉन निकालने की कोशिश करता है ना। तो ये प्रबल क्षारक भी होते हैं, क्या होते हैं, प्रबल क्षारक। और जो विलोपन की अभिक्रिया वो प्रबल क्षारक के रूप में ही होती है, मतलब प्रबल क्षारक की उपस्थिति में ही होती है। तो एल्कोक्साइड आयन अपनी दो कैटेगरी शो करता है या दो गुण शो करता है, एक नाभिक रागी के रूप में और एक प्रबल क्षारक के रूप में। अगर इसको आक्रमण आसानी से हुआ, यानी कि प्राथमिक हैलाइड हमने लिया तो नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा, और अगर आपने तृतीयक हैलाइड ले लिया, आपने इसको टेस्ट किया कि ये आक्रमण कर सकता है, नहीं, तो फिर नहीं करेगा आक्रमण और प्रबल क्षारक की तरह व्यवहार करेगा और प्रबल क्षारक के रूप में ये एल्कीन बनवा देगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो फिनोल है, फिनोल में देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनोल की रिएक्शन करे, हमको ये मिल गया है फिनॉक्साइड आयन। हम जानते हैं ये है सोडियम फिनॉक्साइड, और इसके स्थायित्व के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड का अब यहाँ पर आक्रमण होता है, यहाँ पर फिनॉक्साइड जो आयन है ये अटैक करता है एल्किल हैलाइड पर, और यहाँ पर क्या बना लेता है, ये बना लेता है एल्कोक्सी बेंजीन। क्या बना लेता है, एल्कोक्सी बेंजीन बना लेता है, ये ईथर बन जाता है। अब इसकी खास बात देखें आप क्या है, अब यहाँ पर अगर आप तृतीयक हैलाइड लोगे तो ये यहाँ पर इस तरह से क्रिया नहीं करेगा, है ना। ये फिनॉक्साइड आयन वाला, ये यहाँ पर ये बंध नहीं टूट सकता भाई, है ना, ये बंध टूट भी नहीं सकता। आप और कोई यहाँ पर हम जानते हैं कि हमने बात भी की है कि ये वाला बंध इनके बीच में टूट नहीं सकता। क्यों नहीं टूट सकता, कि इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर यही एक क्रिया मुमकिन है, और कोई क्रिया मुमकिन है नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आज ईथर के निर्माण की दो विधियाँ हैं। एक है निर्जलन के द्वारा, अल्कोहल का निर्जलन होता है, दूसरा है विलियमसन संश्लेषण, जिसके बारे में अच्छी बातें की हैं, अच्छी से डिटेल से बातें की हैं। और हमने अल्कोहल के उपयोग, मेथनॉल और एथेनॉल के उपयोग हमने देखे। तो आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज का सेशन। अगर आपको पसंद आ रही है क्लासेस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पर अभी सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और हम मेहनत करना चाहते हैं आपके साथ, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। धन्यवाद।